हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और कौन कौन से स्टेप्स थे जिनके द्वारा ये यूनिफिकेशन किया गया। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, हमने अभी तक देखा कि किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने जो यूरोप में नेशनलिज्म है उसके बीज बोए थे और एक पौधा जो है यूरोप में तैयार हो गया, नेशनलिज्म का पौधा, जिसके ऊपर बड़े सारे फल भी लगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। जो यूरोप में नेशनलिज्म था 1848 के बाद, वो डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की जो भावना थी उससे थोड़ा दूर चला गया। यानी अब हुआ क्या, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। अब जो नेशनलिज्म था वो जो है एक तरह से जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, वो एक तरह से एक स्टेट के ऊपर दूसरे स्टेट के ऊपर हमला कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। यानी अब जो नेशनलिज्म था वो एक तरह से उग्र, यानी आप कह सकते हो उग्र राष्ट्रवाद में बदल चुका था। दो मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इन 1848, इट वॉज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। अब मिडिल क्लास जो जर्मन थे लोग, उन्होंने जर्मन को यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी सारे रिवोल्ट भी किए, लेकिन वो मोनार्की और मिलिट्री से दबा दिए गए। क्यों? क्योंकि जो मोनार्की सिस्टम था वो नहीं चाह रहे थे कि हमारी गद्दी को कोई भी आँच आए। ठीक है, वो किसी भी हालत में डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे थे। उसके बाद देखिए, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया जो है उसने जो लीडरशिप है इसकी जर्मनी की यूनिफिकेशन की, उसकी बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले ली। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1868 टू 1871। यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया की लीडरशिप में जो है यूनिफिकेशन हुआ। प्रूशिया जो कि जर्मनी का ही एक छोटा सा स्टेट था। ठीक है, उसके बाद देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत ही आप कह सकते हो बिस्मार्क जो है यूनिफिकेशन में, जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही अहम योगदान रहा बिस्मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो वो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के। Now 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 3 वॉर जो है 7 साल तक 3 वॉर इन्होंने किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ये तीनों उस समय पावर कहे जाते थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, इनको हराना इतना आसान नहीं था, बट बिस्मार्क की एक तरह से कह सकते हो कूटनीति थी जिन्होंने इनके साथ युद्ध किए और जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसको पूरा किया। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। 1871 में प्रूशियन किंग जो केसर विलियम फर्स्ट हैं उनको जो है जर्मन एम्परर बना दिया गया। Now, the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. अब देखिए, जो न्यू स्टेट बना जर्मनी, उसमें एम्फोसिस किया गया एक तरह से नई करेंसी के ऊपर, यानी पूरे देश में जो राष्ट्र है, जो नेशन है, उसके अंदर एक ही बैंकिंग सिस्टम हो, एक ही करेंसी हो, लीगल जुडिशियल सिस्टम मॉडर्नाइजेशन हो, ताकि जो नेशनलिज्म का जो स्पिरिट है जो लोगों में, वो भावना वो बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है कि जो बिस्मार्क हैं वो आर्किटेक्ट थे जर्मनी के, वो भी लैंड ऑनर ही थे, बहुत बड़े लैंड ऑनर थे जिनको उस समय लैंड ऑनर्स को जंकर्स कहा जाता था। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इटली 1859-1870। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर इटली का कैसे हुआ। इटली जो है यूनिफिकेशन से पहले इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में इटली बटा हुआ था।
During the 1830s, Giuseppe Mazzini put together a program for the unification of Italy. 1830s में Giuseppe जो मैज़ीनी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इटली है उसको इकट्ठा लाने के लिए स्टेट्स को कुछ कुछ जो है उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी। क्लियर। और जुसेपे मैज़ीनी को इटली की सोल कहा जाता है, यानी एक क्रांति की जान फूंकने वाला वो जुसेपे मैज़ीनी था। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी तैयार की जिसको यंग इटली कहा जाता है। ठीक है। और ये यंग इटली जो है इसका बहुत बड़ा रोल था लोगों में नेशनलिज्म की, जो एक यूनिफिकेशन की जो आप कह सकते हो फीलिंग्स थी वो लाने में। नाउ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड। अब जो रेवोल्यूशन हुए थे 1831 और 1848 के बीच में जुसेपे मैज़ीनी ने जो रिवॉल्ट किए थे अपने यंग इटली के नाम से वो सारे फेल हो गए। बट थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France, Sardia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। 1859 में सार्डिया पिडमाउंट, ठीक है, ये एक एरिया था, ठीक है, एक स्टेट था जिसने की डिप्लोमेटिक अलायंस यानी एक ऐसी कूटनीति का निर्माण किया गया जिसने फ्रांस को जो है फ्रांस के साथ एक ऐसी अलायंस की गई, डिप्लोमेटिक अलायंस की गई जिसके साथ मिलकर उन्होंने ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थे उनको हरा दिया 1859 में। क्लियर। अब जो सार्डिया पिडमाउंट था इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम हम पढ़ेंगे अभी काउर का और गैरीबाल्डी का। 1861 विक्टर एमनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में जो विक्टर एमनुअल थे सेकंड, उनको इटली का किंग जो है वो बना दिया गया। अब यहाँ पर जुसेपे मैज़ीनी के अलावा इनको क्या कहा जाता है, जुसेपे मैज़ीनी को सोल कहा जाता है इटली का, इटली की आत्मा इनको कहा जाता है। ठीक है। अब जो काउंट कैमलियो ऑफ काउर हैं ये भी बहुत बड़ा रोल था इनका, ये चीफ मिनिस्टर थे सार्डिया पिडमाउंट के। क्लियर। सार्डिया पिडमाउंट जो कि एक उस समय इटली का जो 7 राज्यों में बटा हुआ था उनमें से एक स्टेट था सार्डिया पिडमाउंट, अब उसका चीफ मिनिस्टर था ये। He led the movement to unify the region of Italy through he was neither a revolutionary nor a democrat। वो ना तो जो है कोई डायरेक्ट रिवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, ठीक है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा था। द टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस वाज आल्सो इंजीनियर्ड बाय काउर एंड दस ऑस्ट्रिया कुड बी डिफीटेड एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज मेड पॉसिबल। जो टेक्टफुल अलायंस किया गया था, डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ, जो काउर थे इनको जो है फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, इसी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस किया और एक तरह से इनको इंजीनियर का मतलब क्या है कि आर्किटेक्ट थे ये काउर, जो है किसके, जो यूनिफिकेशन हुआ इटली का। क्लियर। जो काउर हैं उनको ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट और ब्रेन ऑफ इटली। इसी के चलते उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया और यूनिफिकेशन इटली का संभव हो पाया। नेक्स्ट है जुसेपे गैरीबाल्डी, बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट नेम है जुसेपे गैरीबाल्डी। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेगुलर ट्रूप्स, वो जो रेगुलर सैनिक थे उनका रेगुलर जो एक हिस्सा होता है सेना का उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन उससे भी बड़ा काम उन्होंने किया। आपने बाहुबली 2 मूवी देखी है, उसमें देखा है ना आपने किस तरह से जो उसमें मेन कैरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, जो वहाँ के पीजेंट हैं, लोकल पीजेंट जो किसान हैं, गवाले हैं, उनको इकट्ठा करके और एक बड़ी सेना तैयार करते हैं। जो कुछ उनके पास था वो सारे चीज़ें हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक बड़ी सेना खड़ी करते हैं। बस यही चीज़, यानी उस समय के अपने बाहुबली 2 के मेन कैरेक्टर यही थे। उन्होंने क्या किया, ही लेड आर्म्ड वॉलंटियर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उन्होंने जो वॉलंटियर थे, ठीक है, उनको एक तरह से यूनिफिकेशन फॉर इटली के लिए तैयार किया। इन 1860 ही अलॉन्ग विद आर्म्ड वॉलंटियर मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने लोकल पीजेंट्स को जो है एक तरह से स्पेनिश रूलर के अगेंस्ट जो है उन्होंने उसको तैयार किया। ही हैंडेड ओवर कंट्रोल द सदर्न इटली एंड सिसिली to King Emmanuel II and thus unification of Italy could be made possible। और उन्होंने जो कंट्रोल किया था, जीते थे सदर्न इटली पार्ट और सिसिली,
ठीक है। इन पीजेंट्स की हेल्प से उसको एमुअल II जो हैं किंग, उनको वहाँ पर पावर दे दी गई और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। और ये जो जुसेपे गैरिबाल्डी थे, ये इनको जो है स्वॉर्ड कहा जाता है, यानी इटली की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इटली। ठीक है, इटली की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। और इन्होंने की जो आर्मी थी वो रेड शर्ट के नाम से फेमस थी, रेड शर्ट। आप देख भी पा रहे हो डायग्राम में, ठीक है। इसमें जो है रेड शर्ट इन्होंने पहनी हुई है, तो इनकी जो एक तरह से लोकल पीजेंट्स की जो आर्मी थी वो रेड शर्ट के नाम से फेमस थी। तो 3 कैरेक्टर हमने यहाँ पे पढ़े। जुसेपे मैज़ीनी जो क्या कहा जाता है, सोल ऑफ इटली, काउर को कहा जाता है ब्रेन ऑफ इटली, एंड गैरिबाल्डी को स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही जो है ईजी से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर लिखेंगे, इटली यूनिफिकेशन वाज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इटली वाज इनिशियली डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स में इटली जो है वो इनिशियली डिवाइडेड था। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मैज़ीनी मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूनिफाई इटली। मैज़ीनी ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट किया यूनिफाई करने के लिए इटली को, बट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद क्या हुआ, सार्डिनिया पिडमाउंट चीफ मिनिस्टर कावुर एंड द गैरिबाल्डी प्लेड की रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सार्डिनिया पिडमाउंट के चीफ मिनिस्टर कावुर और जो गैरिबाल्डी हैं, उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक की रोल प्ले किया। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन 1861 एंड विक्टर एमुअल वाज प्रोक्लेम्ड एज एम्परर। विक्टर एमुअल जो है, जो उनको सेकंड को उनको एम्परर बना दिया गया, राजा वहाँ का बना दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, हु बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद जर्मन एम्परर जो है किसको बनाया गया, केसर विलियम I को जो है जर्मन एम्परर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के आपको फीचर्स लिखने हैं। आंसर लिखेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैड द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट इज, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस था, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज मेड इन 1848 विच वाज अनसक्सेसफुल। फर्स्ट अटेम्प्ट जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया गया, दैट वाज अनसक्सेसफुल। एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, यूनिफिकेशन जो जर्मनी का किया गया, दैट वाज कंप्लीटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 आप लिखेंगे, फॉर दिस प्रूशिया फॉट 3 वॉर्स ड्यूरिंग 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के ड्यूरिंग प्रूशिया ने 3 वॉर किए। एंड फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड इन 1871 एंड केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द एम्परर। केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का क्या बनाया गया, एम्परर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you think that nationalism in Europe moved away from its association within democracy and nationalism after 1848? तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कि 1848 के बाद जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो जो है एक तरह से उससे दूर चला गया। ठीक है, सो आंसर इज, इट इज़ ट्रू दैट आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association of democracy and nationalism. Now nationalism was replaced by radical nationalism. radical nationalism जो है वो एक तरह से आ गया। colonialism and war were considered as a part of nationalism. अब जो है एक दूसरे के ऊपर युद्ध करना और जो है एक दूसरे के राज्य को हड़पना, वो एक तरह से पार्ट हो गया नेशनलिज्म का। एंड टू स्ट्रेंथन द नेशन मोर एम्फोसिस वाज प्लेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप देन ऑन डेमोक्रेसी। और ज़्यादा एम्फोसिस अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत रखने के लिए डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही पर ज़्यादा जोर दिया गया एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।